भारत एक ऐसा देश है जिसके प्राचीन किताबों और ग्रंथों में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो समय समय पे हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को भी हैरान कर देते हैं। रिलीजियस बिलीव्स और रिचुअल्स के साथ साथ हमारे वेदास में कुछ ऐसे साइंटिफिक रेफरेंसेस है जो उन्हें उस समय पर पता होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। फिर भी हम लोग आए दिन ये सुनते हैं कि वेस्टर्न साइंस कम्युनिटी के इन्वेंशन अक्सर हमारे एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड होते हैं। इन क्लेम्स में कितनी सच्चाई है इसे दावे के साथ शायद ही कोई कह सकता है। सम थ्योरीज कैन बी एब्सोल्युटली ट्रू, पर हो सकता है कुछ थ्योरीज हम लोग अपने नैरेटिव में फिट करने के लिए सच को कई बार एग्जैजरेट करके बताते हैं। पर चाहे ये थ्योरीज 100% सच हो ना हो, इस बात में कोई भी शक नहीं कि आज से 5 से 10,000 साल पहले भी इंडिया में लोग साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स इन सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे थे और उनके बारे में लिख रहे थे। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 theories of scientific references that could possibly be copied by Western culture from Indian scriptures. So let's get right into the video. अगस्त्य संहिता प्राचीन भारत की एक ऐसी किताब है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से लेकर इलेक्ट्रोप्लेटिंग तक और पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कैसे करते हैं ये तक महर्षि अगस्त्य ने इस किताब में लिखा है। महर्षि अगस्त्य सप्त ऋषियों में से एक थे और राजा दशरथ के कुल गुरु ऋषि मुनि वशिष्ठ के बड़े भाई थे। अब उनकी किताब अगस्त्य संहिता में इलेक्ट्रिकल बैटरी जैसे कुछ डिवाइस का फॉर्मूला कुछ ऐसे बताया गया है जिसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कुछ ऐसे आता है। इसका अर्थ ये होता है कि सबसे पहले आप एक घड़ा लीजिए और उसमें ताम्रपत्र यानी कॉपर शीट रख दीजिए। अब उसको कॉपर सल्फेट और वेट सॉल्ट से कवर कीजिए। अब उसके बाद उस पे दशलोष्ट यानी जिंक पाउडर रख दीजिए। इस कांटेक्ट से एक एनर्जी प्रोड्यूस होगा जिसको उन्होंने नाम दिया था मित्र वरुण शक्ति, यानी जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये एनर्जी जनरेट होती है 2 चार्जेस से जिसे उन्होंने नाम दिया मित्र और वरुण, व्हिच इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज अ एनोड एंड कैथोड इन अ बैटरी डिवाइस। और इस इलेक्ट्रिकल रिएक्शन से पानी 2 चीजों में स्प्लिट हो जाता है। फर्स्ट वन इज प्राण वायु यानी ऑक्सीजन और सेकंड वन इज उड़ान वायु यानी हाइड्रोजन। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस बैटरी से गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को पॉलिश कैसे करते हैं, यानी आज जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, उसका भी सोल्यूशन दिया था। ये हम लोग बात कर रहे हैं कुछ 2000 से 3000 बीसी में लिखे गए टेक्स्ट की। खुद इलेक्ट्रिकल बल्ब को इन्वेंट करने वाले 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने खुद अपनी एक किताब में ये तक कहा है कि जब उन्हें संस्कृत पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है तब सपने में उन्हें एक बल्ब बनाने का आइडिया आता है। अब ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान जी को जब भूख लगी थी तब वो सूर्य को एक मीठा फल समझ के खाने चले थे। ये कहानी तो हम सबने सुनी है। तुलसीदास हनुमान चालीसा के एक श्लोक में इस इंसिडेंट को कुछ ऐसे बताते हैं। इसका मतलब अगर आप बारीकी से समझोगे तो तुलसीदास ये कहते हैं, युग सहस्र योजना पर भानु, यानी युगो सहस्र योजना जितना सफर हनुमान जी ने तय किया, यानी सूर्य को मीठा फल समझ के उसे मिलने के लिए। अब ये ना युग सहस्र योजना को थोड़ा डिकोड करते हैं। भगवद गीता में एक युग 12,000 सालों का बताया गया है और सहस्र यानी 1000 ऐसे युगों का समय। योजना डिस्टेंस का वैदिक मेजर है जो कि अप्रोक्सीमेटली 8 माइल्स या फिर 1.6 किलोमीटर बराबर माना जाता है। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा which is surprisingly equivalent to the longest distance between sun and the earth, 152 मिलियन किलोमीटर। पर हाँ, इस कैलकुलेशन में भी कई सारे इफ्स एंड बट्स हैं। कई स्कॉलर्स में ये आर्गुमेंट चलती हुई आ रही है कि एक योजना सही में 5 मील है या फिर 8 मील। ऑल्सो दिस मेजर इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन कि एक युग सही में 12,000 साल है। हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक युग चारों युगों का यानी सत्य, द्वापर, त्रेता, काली, इन सबको मिला के 12,000 साल बनता है। ऊपर से हमने जितना स्कूल में पढ़ा है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके मिलता है। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग 12,000 साल यानी टाइम का यूनिट और योजना जो कि डिस्टेंस का मेजर है इसका यूज करके ये डेरिवेशन तक पहुंच रहे हैं। तो फिर क्या ये कैलकुलेशंस गलत है? देखो, हम लोगों को यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि तुलसीदास एक पोएट और फिलोसोफर थे, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे। और जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि हनुमान जी युगो सहस्त्र योजना जितना सफर तय करते हैं, इट वॉज अ पोएटिक वे, नो डाउट। ये भी हो सकता है कि वो 12,000 साल से उनका मतलब समय ना होकर 12,000 सालों में जितना सफर हनुमान जी तय कर पाए उतना डिस्टेंस है। जैसे हम लोग साइंस में लाइट ईयर को एक टाइम का यूनिट ना होके एक डिस्टेंस का यूनिट कंसीडर करते हैं कि जितना डिस्टेंस लाइट एक साल में ट्रैवल कर पाए उतना डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। बिल्कुल वैसे ही तो भले ये कैलकुलेशन सही हो या ना हो, इट इज स्टिल वेरी फैसिनेटिंग टू सी दैट आज जहाँ पे लोग एआई के जमाने में भी इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि अर्थ फ्लैट है या फिर राउंड
ग्राउंड। वहीं पे आज से कुछ 10,000 साल पहले लोग सन और मून के डिस्टेंस के बारे में भी सोच रहे थे। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है और अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है तो अब आपके पास मौका है मुझसे मिलने का, क्योंकि मैं अटेंड करने वाला हूँ हमारे गुजरात में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टेक एंड बिजनेस इवेंट, जिसका नाम है ओडू कम्युनिटी डे। इस इवेंट की एंट्री बिल्कुल फ्री है और ये ऑर्गेनाइज किया है ओडू ने, जो कि एक लीडिंग ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको 150 प्लस इंस्पायरिंग सेशंस अटेंड करने मिलेंगे ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, टेक एंड और भी बहुत कुछ। ये एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है डेवलपर्स और टेक एक्सपर्ट्स की कम्युनिटी का। यहाँ तक कि ओडू, जो कि एक $multi-billion स्टार्टअप है, उनके सीईओ फैबियन पिनकेर्स भी इस इवेंट में रहेंगे और नए बिजनेस ओनर्स को गाइड करेंगे ऑन हाउ दे कैन बिल्ड द नेक्स्ट बिग थिंग। यहाँ पे 100 प्लस एग्जीबिटर्स होने वाले हैं और आपको मौका मिलेगा टू कनेक्ट विद ग्लोबल ऑडियंस ऑफ बिजनेस ओनर्स, कंसल्टेंट्स, स्टूडेंट्स, बिजनेस प्रोस्पेक्ट, इन्फ्लुएंसर्स एंड इवन द ओडू टीम। ये इवेंट होगा 23 और 24 अगस्त को महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर, वो भी गांधीनगर, गुजरात। तो इस इवेंट के फ्री एक्सेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से खुद को रजिस्टर जरूर करना और अपने जान पहचान में जितने भी सारे बिजनेस ओनर है उन्हें भी ये जरूर बताना। और हाँ, अगर आप इस इवेंट पे आ रहे हो तो मुझसे जरूर मिलना। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग थियरी है। इंटरस्टेलर मूवी अगर आप लोगों ने देखी है तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो इस मूवी में समझाया गया है। ब्लैक होल के पास मौजूद इस प्लैनेट पे समय अर्थ के मुकाबले काफी अलग तरीके से चलता है। इस मूवी के सीन में जो आप बैकग्राउंड क्लिक सुन रहे हो, दैट इज नथिंग बट बेसिकली 1 डे पासिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ। यानी इस प्लैनेट पे 1 घंटा पृथ्वी पे 7 साल गुजरने के बराबर है। इस थ्योरी को कहा जाता है टाइम डायलेशन। न्यूटन ये मानते थे कि टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, यानी समय मेरे लिए, आपके लिए हर जगह सेम है। और कई समय तक ना वेस्टर्न कल्चर इसी थ्योरी को मानती आई है, क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस से देखो तो ये सही भी लगता है, राइट? समय जितनी तेजी से आपके लिए चलता है उतनी तेजी से मेरे लिए भी चलता होगा। बट ये नजरिया चेंज हुआ आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के साथ, व्हिच एक्सप्लेन्ड हाउ टाइम इज रिलेटिव। मूवी में ना ये प्लैनेट ब्लैक होल के इतने पास होने के कारण और उस पे ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होने की वजह से वक्त वहाँ पे अर्थ के मुकाबले ज्यादा तेजी से चलता है। यानी टाइम सबके लिए कांस्टेंट नहीं है। और यही चीज हमारे एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट में भी पहले से इंडिकेट किया गया था कि टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। भगवद गीता के 8 चैप्टर का 17 श्लोक, जिसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है: बाय ह्यूमन कैलकुलेशन 1000 एजेस टेकन टुगेदर इज द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मा's 1 डे एंड सच आल्सो इज द ड्यूरेशन ऑफ हिज नाइट। यानी पृथ्वी पे जब 1000 युग बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। इस ट्रांसलेशन से हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे 2 अलग अलग रेल्म्स या फिर कह सकते हैं डायमेंशंस में टाइम रिलेटिव होने की बात हो रही है। एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए ऐसे कई सारे रहस्य हमारी पौराणिक किताबों में लिखे हुए हैं। इसका ना और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ब्लैक होल एक ऐसा मिस्टीरियस कॉस्मिक एंटिटी है जिसके बारे में पहला आइडिया 1783 में जॉन मिशेल ने दिया था। लेकिन क्या आपको पता है इससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट दिया गया है मंडुक्य उपनिषद इस किताब में, जो कि 2000 BC में लिखी गई थी। इस किताब में ब्लैक होल को विश्वरूचि ये नाम दिया गया है एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एम्प्टी स्पेस व्हिच एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग इवन लाइट। एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि लाइट की वेलोसिटी भी उसे एस्केप नहीं कर पाती। मॉडर्न साइंस में ना बस एक ही ऐसा हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर पाता है एंड दिस पार्टिकल इज कॉल्ड टैक्योन। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो टैक्योन से भी एक मिलता जुलता कंसेप्ट इस किताब में मेंशन किया गया है जिसे मनोजावा कहा गया है। और सिर्फ साइंस ही नहीं, मैथमेटिक्स के फील्ड में भी एंशिएंट इंडियंस का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है जो काफी समय तक अननोटिस चला गया। पाइथागोरियन थ्योरम को ही ले लो। आजकल ये दावा किया जा रहा है कि पाइथागोरस से भी कई साल पहले एक इंडियन मैथमेटिशियन बौद्धयाना ने अपनी किताब बौद्धयाना सुलभ सूत्र में पेश किया है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने और भी ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। वैदिक स्क्रिप्चर्स में ये माना जाता है कि किसी भी रिचुअल को अगर आपको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना हो या अगर आपको भगवान को खुश करना हो तो उस लोकेशन पे ज्योमेट्रिक सिमेट्री होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज के लिए प्रिसाइज मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं ये चीज बताने के लिए बौद्धयाना ने इस बुक में ऐसे फॉर्मूलाज श्लोक के फॉर्म में लिखे हैं। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर का 12वां श्लोक कुछ ऐसा है जिसका लिटरल ट्रांसलेशन कुछ ऐसे बनता है: द डायगोनल कॉर्ड ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स बोथ द स्क्वायर्स दैट द वर्टिकल साइड एंड द हॉरिजॉन्टल साइड मेक सेपरेटली। देखने में ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही है, लेकिन अब सवाल आता है कि बौद्धयाना ने कितने सालों पहले ये थ्योरम डिराइव कैसे किया। जैसे मैंने बताया, बौद्धयाना ने जितने भी फॉर्मूलेज बताए वो सारे वैदिक रिचुअल्स को एक्यूरेटली एग्जीक्यूट करने के लिए लिखे थे। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, एक दिन एक ऐसे ही रिचुअल के बीच में बौद्धयाना ने जमीन पे एक रेक्टेंगल बनाया और उसके ऊपर एक रोप को डायगोनली रख दिया। फिर उन्होंने उस डायगोनल की लेंथ से एक स्क्वायर बनाया और यही सेम चीज उस रेक्टेंगल के साइड से भी की। और फिर जब उन्होंने इन तीनों स्क्वायर्स का एरिया निकाला, दैट वाज द टाइम व्हेन ही रियलाइज्ड कि साइड के स्क्वायर का एरिया मिला के डायगोनल के स्क्वायर जितना एरिया बन रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज व्हाट वी
एग्जैक्टली लर्न इन आवर स्कूल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब बस फर्क यहाँ पे इतना ही है कि जब पाइथागोरस ने इस चीज को दुनिया के सामने पेश किया, उन्होंने इस चीज को एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के साथ एक्सप्लेन किया, और बौद्धयाना ने कहीं भी अपने श्लोक में ट्राइंगल का मेंशन ना करके ट्राइंगल और स्क्वायर के एरिया से ये इक्वेशन डिराइव किया। बट बोथ द इक्वेशन आर एग्जैक्टली द सेम। पर फिर भी आज की डेट में उसका क्रेडिट सिर्फ पाइथागोरस को ही मिलता है। ऐसे ही कई सारे रेफरेंसेस है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ग्रेविटी, एटॉमिक थियरी, क्वांटम मैकेनिक्स, और लिस्ट आगे बढ़ती जाती है, जिसके बारे में कहते हैं इन सब का मेंशन हमारे एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में किया गया है। देखो, जैसे कि इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि मैं कोई यहाँ पे दावा नहीं कर रहा हूँ कि हमारे ग्रंथों में ठीक वैसे ही लिखा है जैसे मॉडर्न साइंस बताता है। माय पॉइंट ओवर हियर इज कि उस समय पे चाहे पोएटिक वे में या फिर चाहे जाने अनजाने ही सही, इतने सारे साइंटिफिक रेफरेंसेस हमारे स्क्रिप्चर्स में है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और रिसेंट के कुछ सालों में भी हम लोगों ने ये देखा है कि चाहे वो एयरप्लेन का इन्वेंशन हो या फिर आर्यभट्ट के इन्वेंशन, वेस्टर्न कल्चर ने ना कई बार हम इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया है और अपना फैंसी नेम लगा के उस कंसेप्ट को वेस्टर्नाइज्ड और मॉडर्न बताया है। अगर आपको महाभारत और रामायण से जुड़े हुए ऐसे ही लेसन सुनना पसंद है तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना। इसमें मैंने महाभारत से जुड़े हुए 5 ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन्स बताए हैं जो आपकी सोच पूरी तरह बदल के रख देंगे।